आखिरकार संसद में वक्फ बोर्ड पर संशोधन के लिए बिल जो है वो पेश कर दिया गया और इस पर बहस लगातार जारी है। लोकसभा में जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिला, राज्यसभा में इसकी बारी है। और मैं आपको बता दूं कि रात्रि का 10:17 हुआ है और अभी भी बहस जारी है। तो इसको कितनी संजीदगी से ले रहे हैं, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड किस प्रकार से बना, किस प्रकार से ये धीरे धीरे पिक्चर में आया और किस प्रकार से वक्फ बोर्ड को कितनी सारी सरकारी जमीनें दे दी गई, ये सवाल उठ रहा था। और दूसरी बात ये थी कि वक्फ बोर्ड के तरफ से अगर कोई आपके घर के सामने, आपके कार्यालय के सामने वो ये कह देता है कि ये जो जमीन है ये वक्फ बोर्ड की है, तो इस पर आप कोर्ट में जाकर जो है आवेदन नहीं दे सकते थे। और आपको अगर आवेदन देना था तो इन्हीं के बोर्ड में जाकर देना था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वहां पर भी बैठे कर्मचारी, अधिकारी जो भी हैं, इनके संगठन के वही लोग थे और कोई नहीं। लेकिन अब इस बिल के बाद जब इसका समर्थन होता है तो मैं आपको बता दूं कि अब इस प्रकार की कोई भी अपील या कोई भी अधिकार नहीं जमाया जा सकता। किरण रिजिजू जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो रूलिंग दिया है, जेपीसी के बारे में जिक्र किया है, उसी के साथ साथ जुड़ते हुए एक मिनट किरण रिजिजू जी, आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। माननीय, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? एक अरबी शब्द है, वक्त का इतिहास मान्यवर कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ मिलता है और आजकल जिस अर्थ में वक्फ शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। मान्यवर, वक्फ का समकालीन अर्थ, अभी जो अर्थ हम समझ रहे हैं, वो इस्लाम के दूसरे खलीफा श्री उमर के समय में अस्तित्व में आया। एक प्रकार से इसकी आज की भाषा में व्याख्या करें तो वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोनमेंट है और जहां एक व्यक्ति संपत्ति, भूमि या मूल्यवान संपत्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए दान करता है, बिना उसको वापस लेने के उद्देश्य से वहां वक्फ की रचना कर। इसमें दान देता है, वो शब्द का बड़ा महत्व है। दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा है।
सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता मान्यवर किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। दान उसी चीज का किया जाता है जो हमारा है। मान्यवर इसी विषय पर ये सारा जो बहस चल रहा है। भारत का जहां तक सवाल है, दिल्ली में सल्तनत काल के प्रारंभ में मुइज़्ज़ुद्दीन घोरी के समय पर पहली बार वक्फ अस्तित्व में आया। अंग्रेजों के जमाने में 1863 के धार्मिक दान अधिनियम से चलता था। बाद में चैरिटेबल प्रॉपर्टीज एक्ट 1890 से चला। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत वो लोग जो कि ऐसी प्रॉपर्टीज को कब्जा करके अपना पर्सनल लाभ देख रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई मल्टी लेवल होटल्स चला रहा है, कोई बहुत बड़ा मेडिकल खोल चुका है, मतलब मेडिकल हॉस्पिटल है किसी का, जिसमें ओवैसी जी सबसे आगे हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड में आपको मैंने कल भी बताया था कि किस प्रकार से वहां पर रेस्टोरेंट चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वक्फ बोर्ड में वो मुस्लिम समुदाय जो कि गरीब तबके का है, जिनके बच्चों के पढ़ने की प्रॉब्लम होती है, जिनको खाने की प्रॉब्लम है, जिनको कहीं ना कहीं रहने की प्रॉब्लम है, उनके तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। क्या आपने अभी तक सुना कि वक्फ बोर्ड के द्वारा इतना विशालकाय स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या फिर मदरसा खोला गया या इस प्रकार का कोई हॉस्टल खोला गया? इसका अब जो है ये कह रहे हैं कि अब जो प्रॉपर्टीज है इसका इस्तेमाल, और खासकर इनके पास जो पैसा है उसका इस्तेमाल गरीब तबके के मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए किया जाएगा। प्लस वक्फ बोर्ड में एक भी महिला का एंट्री नहीं थी भैया। अब देखते आने वाले समय में मुस्लिम महिलाओं को इसके लिए कुछ अधिकार दिए जाते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि अभी तो बिल प्रस्तुत कर दिया गया है। सेंट्रल वर्क काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है, ये हमने प्रावधान रखा है। और स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। एक्स ऑफिसर को मिलाकर के 1 चेयरपर्सन, 1 एमपी, 1 एमएलए, 4 members from Muslim community, 2 members with professional experience, 1 member of Bar Council and Joint Secretary to the state government dealing with work matters. Out of 4 Muslim members, 2 shall be women. ये हमने रखा है ताकि हमारे बहनों को किसी तरीके से दरकिनार नहीं कर सके। अब चैरिटी कमिश्नर हम कहेंगे कि भाई मुस्लिम क्यों आया? मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है, उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग बन, देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी
आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद कर रहे हैं। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। सेक्शन 40 को भी खत्म कर दिया गया है और अब ये भी कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भैया वक्फ बोर्ड में जो है उस मीटिंग में, या कह सकते हैं कि उस दल में कुछ गैर मुस्लिम लोग रहेंगे, तो इसको भी साफ कर दिया है। किरण रिजिजू जी ने जिस प्रकार से सारी बातों को क्लियर किया। और आप ये मुझे बताइए कि वक्फ बोर्ड इतने सालों से है और निरंतर इसकी जो जमीन है, इसका जो कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है, वो डे बाय डे इंक्रीज होती गई। और मैं आपको बता दूं कि आर्मी और रेलवे मंत्रालय के बाद तीसरा अगर किसी के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, स्पेशली लैंड की अगर मैं बात करूं, तो वक्फ बोर्ड के पास में है। और इसको कहीं भी कोई भी अपील के थ्रू, कहीं भी किसी भी चीज में जाकर इसके लिए अगेंस्ट में अपील नहीं की जा सकती थी। इस पर सीनियर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने एकदम क्लियर स्पष्ट कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अभी इसमें बहुत सारी चीजों पर बातचीत होनी है, ये तो जस्ट रस्म अदायगी है। लेकिन कुल मिलाकर इसका जो असर है वो आपने देखा, सड़कों पर जनता जो है वो मोदी की जय जयकार कर रही है, महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं, महिलाएं जय जयकार कर रही। कहीं पटाखे फूटे तो कहीं लड्डू भी बांटे गए और बहुत सारे युवा मुस्लिमों ने इसका समर्थन भी किया। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक? बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? आप लोग बताइए। इसलिए सर, इसको धर्म जाति से बाहर उतर करके सबको सीधा सीधा अपना दिल से पूछ करके आप सोच के देखिए कि आप जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहे हैं, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। आज चंद वोट के लिए, सत्ता के लिए हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। कितना और गुमराह करना चाहते हैं? अब हमारा देश में वोट बैंक का राजनीति नहीं चलेगा। वक्त आप ही लोगों के पास था ना, जो आज मातम कर रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं। आपने 75 साल में क्या किया? कहीं आपने बेसहारों को सहारा देने के लिए शेल्टर होम्स खोले? नहीं। कहीं आपने अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए वक्फ की जमीन पे? नहीं। तो क्या किया वक्फ की जमीन पे? किसी यतीम को आपका ये जो ब्रॉडकास्ट है, इसको दुनिया देखती है, जितना मैंने आपके बारे में सुना है। मैं ये कह रहा हूं, जरा जो आपके चैनल को देख रहे हो, मेरा दावा है देखने वाले अपने अड़ोस पड़ोस में पूछ के देख ले, किसी को वक्फ से कभी कोई फायदा मिला? 9 लाख करोड़ की संपत्ति और मुसलमान बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा। अरे ठेली लगाता है मुसलमान, और उस ठेली लगाने के लिए भी उसके पास सब्जी रखने के लिए पैसे नहीं है। ये हाल हो गया, तो ये मलाई कौन खा रहा है? ओवैसी साहब, 3,500 करोड़ की संपत्ति। क्या? जी, जरा की? यस, पूछिए ना ओवैसी साहब से, ये मेडिकल कॉलेज कौन सी प्रॉपर्टी पे बनाया है?
बनाया, बहुत अच्छी बात। ये पूछ लीजिए मुसलमानों को कितना पढ़ा रहे हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसी साहब और बड़ी प्रॉपर्टी पे बनाए मेडिकल कॉलेज, कितने मुस्लिम बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हो जिनके नाम पे मातम करते हो। ये ओबराय होटल वक्फ की संपत्ति पे है दिल्ली का, 1 रुपए सालाना लीज पे किसने दे रखा है, क्या जानने का विषय नहीं है मुसलमान का? क्या मुसलमानों को तो सदका ज़कात का पैसा नहीं मिल रहा है? आम बेवा औरत बैठी है, मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बेटी, उसको तो 10 रुपए पेंशन के रूप में वक्फ बोर्ड नहीं दे पा रहा है, और किसी को करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की संपत्ति दे रखी है। भाई कमाल कर दिया। ऐसा ये जो पाप हो रहा है कम्युनिटी में, अगर मोदी सरकार इसे रोकना चाहती है तो अच्छा करिए कि बुरा करिए? नहीं, लेकिन अभी आपने क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया, जी। तो आप ये कह रहे हैं कि उनके पास 3,500 करोड़ की वक्फ की संपत्ति Yes. है, जिसपे वो आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल उन्होंने बना रखा है। यस, मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं, ये जो आप चला रहे हैं, हम इस पे ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी पे तो है। आपने कॉलेज अच्छा हॉस्पिटल बनाया, अच्छी बात। हम ये पूछ रहे हैं, ये जो बनाया है इसमें कितने मुसलमानों का, कितने गरीबों का मुफ्त इलाज कर रहे हो? मेरे नबी ने 1400 साल पहले, मोहम्मद साहब ने जब वक्फ सिस्टम स्टार्ट हुआ तो आपने एक बाग खरीदा और उस पैसे को आपने कहा कि इस बाग को मैं चैरिटी करता हूं, वक्फ करता हूं। और करता हूं किसके लिए? जो यतीम हैं, जो मिस्कीन हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो बेवाएं हैं, उनकी इसमें मदद की जाए। कहीं नहीं लिखा कि मुसलमानों की मदद की जाए, गरीबों की मदद की जाए, मजलूमों की मदद की जाए, जो जरूरतमंद है उनकी मदद की जाए। उसके लिए ज़कात है, उसके लिए खैरात है। लेकिन आज क्या किया? उसके ऊपर बैठा कौन है? उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के बहुत बड़े नेता संजय गांधी जी के साथी अकबर अहमद डंपी 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया हुआ है रामगढ़ नैनीताल में। अभी ये बताइए, इसलिए वक्फ था क्या? लोग कहते हैं कि कुछ लोग मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान और मुसलमानों का जमीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ कानून आज़ादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। 1913 में, 1923, 1931, फिर आज़ादी के बाद 1954, फिर 4 बार संशोधन, फिर 1995, फिर 2013 में वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया है और वह कानून चलते रहा। तो वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी का जमीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना ये तो ठीक नहीं है। ये कौन लोग हैं जो झूठ बात बोल करके आम लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहा है? वो कौन लोग हैं? मैं आप लोग से भी अनुरोध करता हूं, आप चेहरा पहचानिए। ये कौन कौन से राजनीतिक पार्टी के नेता और कौन लोग हैं समाज में जो खुलेआम पर झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का प्रयास करना, ये कहाँ का तरीका है? हमारा हिंदुस्तान जैसे आज़ादी कहाँ मिलेगा? जो चाहे बोल सकते हैं। संसद के अंदर में जो मेंबर है वो बोल सकते हैं, संसद के बाहर आम लोगों का भी बोलने का पूरा आज़ादी है। तो अपने ही देश में अपना देश का बदनाम करना, ये कितना गलत बात है। सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन इस एक्ट में था तो सेक्शन 40 था। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड, आप लोग बार बार कहते ना ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। सेक्शन 40 में किसी भी जमीन को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, वो प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया है। वो कोई भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके फिर किसी गरीब के लिए नहीं करना है। वो लोग, कुछ लोग, चंद लोग अपने के लिए, अपने फायदा के लिए जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जब आप नमाज पढ़ते हैं, रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट है, उस पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये आप लोग बहुत क्लियर से सुन लीजिए। ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है,
लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट पे पेंडिंग है, उसको हम यहाँ कानून बना के कैसे हटा सकते हैं? कोर्ट का पावर को तो हम ले नहीं सकते सर। इसलिए यहाँ बार बार ये लोग माइक बजा बजा करके झूठ 100 बार भी बोलो, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोगों ने इस बहस को डीरेल करने का भी कोशिश किया। आप कहते भी हैं कि सदन की कोई बैठक चल रही हो, कोई बहस चल रही हो और उसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम न लिया जाए तो भैया इन लोग को बात जो है पेट में पचती नहीं है। तो सभी ने बताया कि भैया ईद का त्योहार हुआ है और बहुत सारे नियम कायदे कानून तोड़े गए हैं जो कंटिन्यू चले आ रहे थे कि लोग सड़कों पर नमाज अदा करते थे, उसको रोक दिया गया, उस पर जो है पुलिस बैठाई गई और बरसों की जो इनके नियम कायदे कानून थे उसको तोड़ दिया गया, लोगों को धमकाया गया। हम क्या संदेश दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हुई। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि कई बार आपको शासन प्रशासन और सख्त कड़े कानून बनाने पड़ते हैं। रही बात नमाज अदा करने की, तो इनके खुद के मौलवी हैं, इनके खुद के मुस्लिम संगठन के लोग हैं जो ये कहते हैं कि भैया नमाज का मतलब होता है कि हम एकत्रित हों, लेकिन एकत्रित हम मस्जिद में अगर होते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। मेरा कहना नहीं है, मौलवियों का कहना है। और दूसरी बात उनका ये भी कहना है कि भैया सड़क पर जो है हम नमाज अदा कर रहे होते हैं और ऐसे में अगर कोई बीच में आ जाता है तो भी विघ्न पड़ता है। और लोग उसको कंपेयर कर रहे थे हिंदुओं के त्योहारों से कि भैया तुम्हारी कावड़ यात्रा निकलती है, होली तुम मनाते हो, दीपावली मनाते हो और तुम्हारी शोभा यात्रा निकलती है। लेकिन आपने ये देखा कि चाहे शोभा यात्रा हो चाहे कावड़ यात्रा हो, अगर एम्बुलेंस निकल रहा है तो उसको जगह दे देते हैं, चाहे लाखों की भीड़ हो। ये कंपैरिजन आप ना करें तो बेटर होगा। आप क्या कहते हैं? ये आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे। हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे। और जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस पर बहस करेंगे। कश्मीर से अगर मैं बात करूं तो महबूबा मैडम कह रही हैं कि अभी सरकार इनकी है तो भैया ये डिसीजन ले सकते हैं, जब हमारी आएगी तो सोचेंगे। तो ऐसा है कि महबूबा मैडम जी जो हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने एक चीज और देखी है कि लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना चेतावनी देते हैं, चुनौती देते हैं कि भैया ये करके दिखाओ, ये हो नहीं सकता। जैसे 370 था, उस पर बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भैया मैं तो आपको ये कह दूंगा कि कई जन्म लेने पड़ेंगे तब जाके 370 हटा पाएंगे। क्या हुआ? हट गया। लोग ये कहते थे कि ट्रिपल तलाक जो है वो कभी भी हटाया नहीं जा सकता और मोदी तो कभी नहीं कर सकते। क्या हुआ? ट्रिपल तलाक को भी हटा दिया गया। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर का जो मसला था वो कंटिन्यू चला आ रहा था। 450-500 साल हो गए थे और लोगों ने कहा था कि दूसरा जीवन लेना पड़ेगा तब भी ये मसला कंप्लीट नहीं होगा। क्या हुआ? राम मंदिर का फैसला भी आया और भव्य राम मंदिर भी बना और इसके अलावा काशी में कॉरिडोर भी बना। तो जो लोग चुनौती देते हैं, चेतावनी देते हैं, वो ये क्यों नहीं समझते कि टीम वर्क साथ में काम कर रही है? आप क्या कहते हैं? दीपक जी, आप यहाँ की बात कर रहे हैं कि यहाँ से चिंगारी है, लेकिन ऑलरेडी पहले से उस तरफ से ज्वाला फूटना शुरू हो चुका है। बोल रहे हैं पूरे देश में हम आंदोलन खड़ा कर देंगे, पूरे देश को बंद कर देंगे, मोदी को पार्लियामेंट में घुसने नहीं देंगे। क्या है ये सर? देखिए, ये कोई भी अपने ख्वाबों के गुलगुले बुन सकता है। जब 15 मिनट की बात आई तो इसी देश में
एक बार 5 मिनट के लिए गुजरात में पुलिस हट गई थी, सबने देखा। फिर भी भौंकते हैं 15 मिनट। तो भौंकने पे ये हम पाकिस्तान नहीं है, हमारे देश में पागल कुत्तों के भौंकने पे कोई रोक नहीं है। कुत्ते भौंक सकते हैं कि मोदी को नहीं घुसने देंगे, इनको नहीं घुसने देंगे, देश का चक्का जाम कर देंगे। ये यही 370 पे कहते थे कि चक्का जाम कर देंगे। खत्म हो गया ना, मक्खी भी नहीं बिनकी ना। ये 3 तलाक पे भी यही कहते थे, खत्म हो गया ना, मक्खी भी नहीं बिनकी। ये यही वक्फ बोर्ड पे कह रहे हैं, खत्म होगा, मक्खी भी नहीं बिनकेगी। अच्छा, ये बताइए मुझे, असदुद्दीन ओवैसी नाम ले रहा हूँ, असदुद्दीन जब नरेंद्र मोदी हो सकते हैं तो असदुद्दीन भी हो सकता है। वो जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसके बाद काला पट्टा बांध के पजामा कुर्ते के ऊपर वो नमाज पढ़ने के बाद वो क्या सिग्नल जा रहा है कि काला पट्टा बांध के क्या हो जाएगा, क्या साबित कर लेंगे? देखिए, हम डालें पट्टा, इससे बेहतर है उन्होंने खुद ही डाल लिया। पट्टा तो पड़ेगा, पट्टा तो पढ़ना है। उन्होंने खुद से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, ये बहुत अच्छा है। आज हाथ में पड़ा है, कल गले में पड़ेगा। पट्टा तो कुत्तों के गले में पड़ता है और उसकी प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि ये काला पट्टा पड़ने वाला है, उसी से कंट्रोल में आएंगे और तभी ये कंट्रोल में आएंगे। अच्छा। और रही बात, आप अभी असदुद्दीन कह रहे थे, तो देखिए बहुत सारे लोग बकरुद्दीन कहते हैं, कुछ चुदरुद्दीन कहते हैं। लोगों के अपने अपने नाम हैं, जिनको जो समझ में आता है वो उनको उसी नाम से बुलाते हैं। जैसे वहाँ के एक विधायक हैं गौशा महल से, टाइगर राजा सिंह, वो उन्हें अपना साला भी कहते हैं, टाइगर राजा सिंह। तो नहीं, मैं उनकी जुबान बोल रहा हूँ, मैं ये ऑन रिकॉर्ड है, ये तो उन्होंने मतलब मीडिया को बाइट में बोला है। तो साला है तो अब वो बोलते हैं और खुल करके बोलते हैं। बिल पेश हुई है पार्लियामेंट में, कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये मुसलमानों के खिलाफ पिछले 10-11 साल से जो बीजेपी ने एक कार्रवाई शुरू की है, उसी का हिस्सा है। पहले तो लिंच करते थे, मस्जिदों को तोड़ते हैं, कहीं इनकी दुकानें बंद करवा देते हैं। तो अब ये वक्फ बोर्ड की जो बिल लाके जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, तो उस पे कब्जा करना चाहते हैं। जो हमारे कब्रिस्तान है, हमारी जमीनें हैं, जो लोगों ने वक्फ की है अल्लाह ताला की राह में, तो ये मुझे लगता है ये मुसलमान को वो क्या करेंगे, वो तो बर्दाश्त करते आए हैं पिछले 10-11 साल से। मगर मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनको सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में भाईचारे की वजह से जाना जाता था, गंगा जमुना तहजीब की वजह से जाना जाता था, एक जमहूरी निजाम की वजह से जाना। यहाँ आईन की पासदारी, संविधान को लोग फॉलो करते थे। आज सारा कचरे में फेंका जा रहा है। और आज हमारा मुल्क जो एक आदर्श मुल्क होता था, जिसको लोग देख के बोलते थे कितना खूबसूरत है, आज हमारा मुल्क जो म्यांमार है, जहां वो माइनॉरिटीज को, मुसलमानों के साथ जुल्म करते हैं, उनको निकालते हैं, बिल्कुल उसी राह पे बीजेपी चल रही है। ये भूल जाते हैं कि आज बीजेपी की सरकार है, कल इनकी सरकार नहीं होगी। यहां कांग्रेस ने 1947 से 50-60 साल राज किया और उन्होंने इस मुल्क को संजो के रखा, इकट्ठा रखा। यहाँ की जो हिंदुओं की आबादी है इस मुल्क की, उन्होंने इस मुल्क को इकट्ठा रखा मुसलमानों के साथ मिलकर। आज ये जब चले जाएंगे तो मुल्क बर्बाद हो गया होगा। जिस तरह जियाउल हक ने पाकिस्तान में एक हंसते बसते मुल्क को तबाही के दाने पे लाके खड़ा है, अभी भी पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। तो इस वक्त जो बीजेपी सरकार कर रही है वो बिल्कुल ऐसा ही कर रही है, मुसलमानों का हक मार रही है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही है, मुसलमानों को डिसएम्पावर कर रही है। इसका नतीजा जो है आने वाले वक्त में पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक मुसलमान और हिंदू ये एक दूसरे की कड़ी है, ये एक दूसरे को इकट्ठा रखते हैं, इस मुल्क को हिंदुस्तान बनाते हैं। और मैं ये भी साथ में कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से पूरे मुल्क के लोग, अभी हम कश्मीरियों को ताना देते हैं कि आपने कश्मीरी पंडितों का ख्याल नहीं रखा, आपने उनको वहां से निकाल दिया, और हमें अफसोस है, हमें शर्मिंदगी भी होती है। तो कहीं हमारे मुल्क के हिंदुओं को भी एक वक्त में शर्मिंदगी ना हो कि हमने मुसलमानों के साथ जब जुल्म हो रहा था तो हम तमाशा देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि हिंदू लोगों को सामने आके ये जो बीजेपी की जो कारकर्दगी है, जो मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इसको रोक लगानी चाहिए। हम इस काले कानून का, इस बिल का पुरजोर से विरोध करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल असंवैधानिक है। ये वायलेशन है आर्टिकल 14
24, 25, 26 संविधान का सरकार की नीयत में खोट है। सरकार इससे वक्फ को बर्बाद करना चाहती है। सरकार वक्फ बचाना नहीं चाहती। सरकार की नीयत है कि हमारी मस्जिद, हमारे कब्रिस्तान, हमारी दरगाहें, उनके ऊपर अपना कब्जा कर ले। इसलिए इस बिल में ऐसे ऐसे अमेंडमेंट्स लाए हैं जो बिल्कुल हमको गवारा नहीं है, और हम हमारा जो प्रोटेस्ट है वो संवैधानिक तौर से इस बिल के अगेंस्ट जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार इस बिल को फौरन वापस ले। वक्फ बिल जब प्रस्तुत किया गया था तो भैया अखिलेश यादव कहाँ पीछे रहने वाले, वो तो खड़े हो गए मजाकिया तौर पर। उन्होंने बीजेपी पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन साहब देखिए, आज तक ये लोग अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए। तो जब इन्होंने बड़े मजाकिया अंदाज में कहीं ना कहीं एक इंसल्ट करने की कोशिश की, तो भैया देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी मजाकिया तौर पर बहुत अच्छे से तंज कसा और ये कहा कि जहां पर सिर्फ परिवार के 5 ही सदस्य हैं तो वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। और आपको तो मैं कहूंगा कि अगले 25 साल तक भी आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन यहाँ तो भैया हमको स्टार्टिंग से लेके, मतलब ये है कि कार्यकर्ता से लेके हमको देखना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, योग्यता देखनी पड़ती है, और उसके बाद लोगों से सहमति उठानी पड़ती है, और उसके बाद जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष हम चुनते हैं। और यही हम सीट देने के लिए भी करते हैं, मतलब ये कि हम टिकट देने के लिए भी करते हैं। लेकिन जहां परिवारवाद है वहां सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि आप तो टू बी कंटिन्यू वाला काम कर रहे हैं, चाहे आप हो या कांग्रेस हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपका अपना रहता है। और समाजवादी पार्टी की अगर बात किया जाए तो भैया पति भी है, पत्नी भी है, चचा भी हैं, और भतीजे भी हैं, भाई भी हैं, कजन भी हैं, सभी लोग लगे पड़े हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहें कि वक्फ बोर्ड का जो बिल प्रस्तुत करने के टाइम पे इस प्रकार का एक हंसी मजाक भी चला है। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। तो बहुत सारे लोग जो ये कह रहे थे कि भैया वक्फ बिल में संशोधन नहीं होना दिया जाएगा, वक्फ बोर्ड में किसी प्रकार का कोई चेंजेस हम स्वीकार नहीं करेंगे, संसद का रास्ता ब्लॉक कर देंगे, हमारे युवा कच्ची गोटियां नहीं खेल रहे हैं, और इनको अगर हम जागरूक करेंगे तो ये लड़ेंगे। और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो आज इन्हीं के समुदाय की महिलाएं मोदी जी की वाहवाही कर रही हैं, जय जयकार कर रही हैं, और इन्हीं के समुदाय के जो युवा हैं पढ़े लिखे, वो ये कह रहे हैं कि भैया ये जो हो रहा है बिल्कुल अच्छा हो रहा है। और इन्हीं के समुदाय के बहुत सारे मौलवी कह रहे हैं कि इसको होने देना चाहिए, क्योंकि वो गरीब तबका जो कि सुविधा संपन्न नहीं है, जिसको पढ़ाई के लिए, जिसको रोजगार के लिए, जिसको शादी के लिए, जिसको रहने के लिए तरसना पड़ता है, आज उनके लिए कुछ विकास के रास्ते खुलेंगे। और दूसरी बात यह है कि इनके पैसे से ही, जो पैसे हमारे टैक्स के होते थे, वो आज इनकी प्रॉपर्टी का भी लेखा जोखा होगा, और इतने सालों से कितनी प्रॉपर्टी कहाँ बढ़ी और कहाँ इन्वेस्टमेंट किया गया और किसने अभी तक इसको अपने कब्जे में ले रखा है, इन सब की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो अब वो लोग जो कि इनको अनैतिक तरीके से कब्जा करके रखें, उनके यहाँ खलबली है। आप क्या कहते हैं? मोदी जी जिंदाबाद, 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 मोदी जी, मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
शुरू हो चुकी है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल आज पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है और वक्फ संशोधन बिल अभी इसमें काफी ऐसे प्रावधान हैं जो वक्फ को असीमित अधिकार जो देते थे उसको खत्म किया गया है। जैसे वक्फ की डेफिनेशन में आमूल चूल परिवर्तन लाया गया है, वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट खत्म किया गया है, सर्वे में काफी चेक्स लगाए गए हैं, जो वक्फ का सर्वे होगा, वक्फ के रजिस्ट्रेशन में काफी चेक्स लगाए गए हैं, वक्फ ट्राइब्यूनल में जो इस्लामिक लॉ का जानकार है उसको बदला गया है, तब्दील किया गया है, खत्म किया गया है, सेक्शन 40 को खत्म किया गया है, 107, 108 को खत्म किया गया है। बहुत अच्छा एक पहल है, पर अभी कुछ चीजें हैं जो इसमें अपूर्ण रह गई हैं, जिसके लिए मुझे लगता है एक सार्थक चर्चा की जरूरत है। लेकिन शुरुआत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, शुरुआत हुई है और काफी हद तक हमने काफी कुछ अचीव किया है, पर बहुत कुछ बच भी गया है। जैसे फॉर एग्जांपल जो संपत्ति वक्फ की संपत्ति गलत रूप से घोषित हो गई है और जो सरकारी संपत्ति नहीं, किसी और धर्म की संपत्ति है, अन्य वर्गों की संपत्ति है, ट्रस्ट की या सोसाइटी की संपत्ति है, उसको वापस लेने के लिए सेक्शन 3C जैसा कोई प्रावधान नहीं है, तो वहां पे बिल थोड़ा अपूर्ण है। और भी बहुत सारे ड्रैकोनियन प्रोविजन है जिसको हटाया नहीं गया है। सेक्शन 28 है, सेक्शन 29 है, सेक्शन 6 में पर्सन एग्रीव्ड शब्द यूज है, वहां पे नहीं हटाया गया है। तो वहां पे इस बिल में खामियां हैं, जिसके लिए मुझे लगता है आगे चल के चर्चा होगी। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत। औकाफ के बारे में पार्लियामेंट में आज टेबल कर दिया गया है, बहस होगी और सरकार अपनी ताकत के बल पर मंजूर कराने की कोशिश करेगी। ये मेजोरिटेरियन अप्रोच है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जबरदस्ती है। पार्लियामेंट में पेश हो गया है, औकाफ से मुताल्लिक अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट में पेश कर दी गई हैं और जिस तरह पेश की गई हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो हुकूक हैं इनको गस्ब करने की कोशिश है, ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल कबूल है। इसको हम नहीं कहना चाहते कि रिजेक्ट किया जाए, लेकिन मजबूर हैं ये कहने पर कि हम इसको पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं और लड़ाई जारी रहेगी।